गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन के सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट है। कोशिश करिएगा कि 9 से 10 के बीच में आप सही करें। इतना सही करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इतना सही होना ही चाहिए। और ईमानदारी से टेस्ट लगाकर आप कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर बताइएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ जानकारी भी आपको बताएंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, पेपर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होंगे वो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सोचें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ पर था? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, लोथल में था। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूँ, फिर इन तीनों स्थानों चारों स्थानों के बारे में अच्छी जानकारी देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बराबर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर देखें आप, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद आप गुजरात जानते होंगे। 1955 में व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि यहाँ पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला, जिसे घेराव महोदय जिसे जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जहाज़ों की गोदी बताया है। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में न होकर एक ही दीवार से घेरे में बनी हुई है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आप इसको याद रखिएगा, ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं ये आप चारों देखो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये स्थान है कहाँ। तो पहली बात तो लोथल तो आप जान गए, लोथल अहमदाबाद, अहमदाबाद मतलब गुजरात में है। लेकिन इनके अलावा भी ये जो चीज़ें और हैं, जैसे कालीबंगा। अब आपसे क्वेश्चन आए कि कालीबंगा कहाँ पर है या फिर कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान मिलेगा, वो भी घग्गर नदी के बाएं तट पर। इसको याद रखिएगा। और यहाँ की खुदाई कौन करवाया था? 1953 में बीबी लाल एवं बी के थापर द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। तो आप लूसेंट में देखोगे ना, तो लूसेंट में दिया होगा, एक लिस्ट दी होगी। दरअसल लूसेंट जो बनाया गया है वो क्विक रिवीजन मतलब शॉर्ट रिवीजन है, कि आप हिस्ट्री का या फिर अन्य सब्जेक्टों का जल्दी से रिवीजन कर सको। तो लूसेंट में देखोगे ना, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता खोलोगे ना, तो वहाँ पर देखोगे कि एक लिस्ट दिया होगा कि कब कहाँ की खुदाई किसने करवाया, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा स्थान किस राज्य में है। वो सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो मैं चार को बता दे रहा हूँ, बाकी और आपका काम है कि आप लूसेंट या फिर सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक हो, उसमें देखोगे लिस्ट मिलेगा। आप एक बार देख लीजिएगा किस राज्य में कौन से स्थान है, क्योंकि नाम बड़े अजीब हैं तो ये पता नहीं चल पाता किस राज्य से। जैसे लोथल आपको पता चल गया गुजरात में है, कालीबंगा पता चल गया राजस्थान में, जैसे रोपड़ आ गया। रोपड़ कहाँ पर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि रोपड़ जो है पंजाब के रोपड़ जिले में ही है और सतलज नदी के ये बाएं तट पर है। ये सतलज नदी के तट पर है, ये घग्गर नदी के तट पर है, ये भी आप जानते रहिएगा। और ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो अगर आपसे आ जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के ये दाहिने तट पर है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो भारत में नहीं है, कौन सा स्थान ऐसा है जो भारत में नहीं है। तो मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर कुम्हारों के भट्टे, सूती कपड़ा और हाथी के कपाल, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी सीपी की बनी हुई पटरी, ये सब चीज़ें मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या पाई गई हैं, तो इसका याद रखिएगा। और ये जो रोपड़ वाला स्थान है, रोपड़ देख रहे हो, ये रोपड़ की जो खुदाई करवाई गई थी 1950 में, इसकी खुदाई बीबी लाल थापर ने करवाई थी। दरअसल बात ये है कि ये प्राचीन काल की सभ्यताएं हैं। इनकी खुदाई करके पता किया जा रहा है कि ये सभ्यताएं कब थी, तब के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन यापन। अब ये खुदाई का चस्का लगा कैसे, ये भी थोड़ा जान लीजिए। दरअसल जब अंग्रेजों ने यहाँ 1856 में, सॉरी 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई थी, आप तो जानते होंगे 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ये तो आप पढ़े होंगे। उसके बाद मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, तो जानते हैं आप। उसके बाद अंग्रेजों को लगा, अंग्रेजों का शासनकाल जो पाकिस्तान वाला वर्तमान में आज क्षेत्र है वो पहले भारत में था। तो अंग्रेजों को लगा कि इधर से उधर व्यापार करना है तो मुझे ट्रेन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान में भी पटरियां बिछवा रहे थे। तो पाकिस्तान में हड़प्पा नामक स्थान पर वो खुद पटरियां
उसी स्थान के बगल से रेल की पटरी ले जा रहे थे तो हड़प्पा नामक स्थान से बहुत बड़ी मात्रा में ईंट मिल रही थी, जो ईंट पटरियों को बिछाने में काम आ रही थी। तो वहां पर खुदाई करके पता चला कि यहाँ पर जहाँ से ईंटें लाई जा रही हैं, यहाँ तो कोई पुरानी सभ्यता थी। फिर इसी तरह से ढेर सारी चीज़ें निकाल कर हड़प्पा नामक स्थान से ढेर सारी ईंटें प्राप्त हुई। पता चला कि हड़प्पा में एक पुरानी सभ्यता बसी हुई है। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार हड़प्पा नामक स्थान से खुदाई में ये सब चीज़ें मिली थी। फिर जिस तरह की चीज़ें हड़प्पा में मिली, उस तरह की चीज़ें सिंधु नदी घाटी के किनारे बड़ी मात्रा में पाई गई। इसलिए उन सभी को जोड़ दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता से। अर्थात हड़प्पा सभ्यता वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का ही अवशेष है। अतः जब कभी हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता की ही बात की जा रही है, क्योंकि पहली बार जो अवशेष मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, जो कि पाकिस्तान में है। और वैसे ही ढेर सारे अवशेष सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, बाकी ये तीनों भारत में ही जानते हो। प्लस इनके बारे में और भी जानकारी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये वाला था। ये सब कई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बात यहाँ पर बताना हम आपको भूल गए कि दरअसल ये भी स्थान तीनों भारत में हैं। तो लोथल को क्यों चुना गया? क्योंकि लोथल को यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जहाँ से सामान ले जाएं ले आए। तो आप गुजरात का मैप जब देखोगे आप तो ऐसे है। तो ये गुजरात की बात हो रही है। बंदरगाह मतलब जहाँ नदियों के द्वारा सामान आए जाए। बाकी क्षेत्र ये राजस्थान के किनारे नदी नहीं है। आप इधर आओगे पंजाब में भी नदी, दरअसल यहाँ पर समुद्र है, समुद्र। तो यहाँ पर समुद्र नहीं है, यहाँ पे समुद्र नहीं है। ये वाली बात की जा रही थी लोथल का, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी जरूरी है आपके लिए जानना ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल, संस्कृत, खरोष्टी, अज्ञात। सोचें, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लीप है अज्ञात है, अर्थात अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं जा सका, इसलिए इसे अज्ञात लीप में रखा गया है। यहाँ पर देखें आप, सिंधु घाटी सभ्यता की लीप अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लीप है। क्योंकि सिंधु घाटी लीप में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर हैं, जो कि सेल खड़ी के आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लीप चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, वो देवनागरी लीप में आती है। इसको भी आप याद रखिएगा, हिंदी देवनागरी लीप में आती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो लीप है अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। एक चीज़ जानते रहिएगा। दूसरा चीज़ आपको यहाँ ये जानना है कि वो कैसी है। लीप चित्रात्मक है थोड़ा सा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखें, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, सभी। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। इन सभी प्रकार के विवाह प्राचीन भारत में होते थे। गंधर्व विवाह भी होता था, राक्षस विवाह भी होता था, दैव विवाह भी होता था। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। इधर देखें आप, प्राचीन भारत में उपरोक्त सभी प्रकार के कुल 8 विवाह प्रचलित थे। उस टाइम जो विवाह थे वो अष्ट विवाह के नाम जाने जाते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह व आर्ष विवाह को विधि सम्मत विवाह माना जाता था। मतलब इन विवाहों को अच्छी स्थिति में उस समय गिना जाता था। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो अष्ट विवाह हैं उनमें विशेषता क्या है। जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह, एक मिनट मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। जो ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह में क्या होता है, समान वर्ण में विवाह होता है। मतलब समान वर्ण एक ही जाति में विवाह होता था, वो भी कन्या का मूल्य देकर करते थे। जो देव विवाह है उसमें क्या होता था, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह होता था, वो भी दक्षिणा सहित। यज्ञ कर्म करने वाले मतलब ऋषि मुनियों से विवाह होता था, तो वो देव विवाह होता था। आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, तब उसे आर्ष विवाह कहते थे। प्रजापति विवाह में बिना लेन देन नहीं होता था, योग्य वर है तो उससे विवाह कर दिया जाता था, तो वो प्रजापति विवाह है। असुर विवाह में क्या होता था, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। इस विवाह को उसमें निकृष्ट भी माना जाता था, इसमें खरीदा जाता था कन्या को। गंधर्व विवाह में प्रेम संबंधों के आधार पर अगर दो लोग प्रेम कर रहे हैं तो उनका विवाह कर देते थे, तो ये गंधर्व विवाह था। राक्षस विवाह में क्या था, पराजित
राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह में क्या होता था, यह विश्वासघात में विश्वासघात से, चोरी से छिपकर ये विवाह किया जाता था। सभी विवाह आपको हमने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, सरल क्वेश्चन है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? अंकुश, ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, इनमें से कोई नहीं। सोचें बुद्ध का अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तभी उनका नाम बुद्ध कहलाया। इसके पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, ये भी आप जानते रहिएगा। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखें आप, बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपने 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सब इन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक से है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है राजगृह में होता है। राजगृह लिखा है, राजगृह में किया जाता है। बौद्ध धर्म में शाक्य वंश संबंधित है, क्योंकि इनके पिता जो थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे, और इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन दिया था ये दिया था सारनाथ में, ये भी आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, याद रखिएगा। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, ये भी याद रखिएगा। उनके जो पुत्र था उसका नाम राहुल था, ध्यान रखिएगा। और बुद्ध धर्म से और भी जो ढेर सारी जानकारी थी पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया था, आप वो वीडियो देखकर जानकारी ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सही आंसर बताइए, कंफ्यूज मत होना। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में? सोचें, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह किस धर्म में कहा गया है? चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यह बात जैन धर्म में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म काफ़ी कठोर है और बौद्ध धर्म कठोर नहीं है, मध्यम में है, ध्यान रखिएगा। दोनों में यही अंतर है। जैन धर्म कट्टर कठोर है और बौद्ध धर्म मध्यमा प्रतिपद्या, मतलब मध्यम मार्ग अपनाता है। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप अपना उत्तर सुधार लीजिए। ये जैन धर्म का नहीं है, ये बौद्ध धर्म का है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आप अपना सुधार लीजिएगा आंसर। आप अपना अगर सही किया होगा तो आप सही सोच लीजिएगा। जो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लें, इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बौद्ध धर्म में कहा गया है। बौद्ध जी के 4 सत्य जो थे वो निम्न है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद्या, पूरा नाम था। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में अर्धकुंभाकार छत को स्तूप कहा जाता है। स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और स्तूपों का पहला वर्णन आपको ऋग्वेद में मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर बौद्ध धर्म था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी मशहूर क्वेश्चन, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध, अशोक, महावीर, बिंबिसार? सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। दरअसल बात यह है, जैन धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। आप पढ़े होंगे, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, वो संस्थापक थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। इन्होंने ही इस धर्म में ब्रह्मचर्य जोड़ा था, जो कि चौथा धर्म था, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर देखें आप, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ भी माना जाता है, और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ भी मिलता है महावीर स्वामी का। जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैन धर्म में कुछ प्रतीक चिन्ह भी हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ। जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और उनका प्रतीक चिन्ह था सांड।
और जो द्वितीय थे उनका नाम था अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे जो थे उनका नाम संभवनाथ था, उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ऐसे ही लास्ट के देख लेते हैं, जो 21वें थे उनका नाम था नेमिनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमी थे, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें महावीर स्वामी थे, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। मतलब कि आप कह सकते हो साढ़ मतलब बैल से शुरू होकर सिंह तक 24 तीर्थंकर कंप्लीट होते हैं, जिनमें से सबसे वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का भी नाम, सॉरी एक मिनट, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ना कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर महावीर स्वामी के बचपन का नाम के बारे में बात करें तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। दरअसल जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। इनका जन्म 539-40 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये वर्ण के क्षत्रिय एवं कुल के ज्ञात्रिक थे। इनके पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के प्रमुख थे और माता त्रिशला या विदेहदत्ता वैशाली की लिच्छवी के चेटक की बहन थी। ये सब चीज़ें जानते रहिएगा। और इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था और इनकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। और प्रियदर्शनी का जिससे शादी हुआ था उसका नाम था जमाली, जो कि एक क्षत्रिय था। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बता दिए आपको, वो सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। कई बार ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित पिछले वीडियो जो अपलोड हुए हैं उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको आपके पेपर के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए कठिन भी हो, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? उत्थान मतलब उभारने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, विस्तारित करने के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर। बिंबिसार 2 बार हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये बिंदुसार होगा, ये बिंदुसार है। अजातशत्रु, बिंदुसार, सिकंदर, बिंबिसार। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, उसने ही मगध का उत्कर्ष सबसे पहले किया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको और बढ़ाया। फिर बिंदुसार आता है, उसको और बढ़ाता है। उसके बाद अशोक आता है, उसको और बढ़ाता है। लेकिन शुरू में उत्कर्ष का जो श्रेय दिया जाएगा हर्यक वंशी शासक बिंबिसार को ही दिया जाता है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा, मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध और जैन दोनों का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। दरअसल जो ये वंश था, ये वंश का नाम था हर्यक वंश, और हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी थी। तो सब चीज़ें जानते रहेगा। कौन सा वंश पितृहंता वंश के नाम जाना जाता है? तो हर्यक वंश जाना जाता है। ये कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का जो श्रेय दिया जाता है वो बिंबिसार को दिया जाता है, जो कि जो ऑप्शन जो हमने बिंदुसार बनाया था, बिंदुसार अशोक का पिता था। इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है आप पढ़े हों। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। सोचिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता भी मिलता है। झेलम या वितस्ता आप देखेंगे किताब में तो मिलेगा, दोनों ही झेलम या वितस्ता। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस थे, दोनों के बीच लड़ाई लड़ी जाती है। तो याद रखिएगा झेलम नदी के किनारे। यहाँ पर देखें आप, सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसे राज्य सौंप दिया। और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, झेलम या हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था?
तब भी वही बात किया जा रहा है, किसके किसके बीच लड़ा गया है तब भी वही बात किया जा रहा है। झेलम को वितस्ता या फिर हाइडे स्पीच भी कहा जाता है। यूनानी भाषा में झेलम नदी को हाइडे स्पीच कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। दरअसल मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करके, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदु है उसमें, बिंबी नहीं है, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सही, सी सही था। यहाँ पर देख लें आप, चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद उसकी पुत्री से शादी भी किया था। ये भी चीज़ें आप जानते रहिएगा। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर वापस चला जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ तक अधिकार हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा गलत ना हो। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? विदेशी नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी। चलिए आंसर बताते हैं हम आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। दरअसल अशोक ने जब बौद्ध ग्रंथ अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया ना, तो उसने सभी चीज़ें अलाउ कर दी। विदेशी नीति, उसकी विदेशी नीति कैसी है? पहली बात, वो आक्रमण नहीं करेगा किसी के ऊपर। जीवन वृत्त मतलब जीवन कैसे व्यतीत करना है, बौद्ध धर्म अपनाया है तो सभी पे दया करना है। आंतरिक नीति मतलब उसके राज्य के अंदर कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या व्यवस्थाएं, ये सब सारी चीज़ें वो अपने शिलालेखों के माध्यम से जनता को और जगहों के लोगों को जागरूक करने का काम करने लगा। तो उपरोक्त सभी जानकारियाँ उसके शिलालेखों में मिलती हैं। उसके अलावा उसके गुहा लेख भी मिले, गुफा लेख। उसके अलावा उसके जो अभिलेख और जगहों पर जो उन्होंने खुदवाई करवाई थी, उससे भी जानकारी, बहुत सारी जानकारी मिली है। तो उसके राज्य के बारे में तमाम जानकारियाँ अशोक से मिलती है। एक चीज़ जानते रहिएगा, भारत में शिलालेखों का बृहद प्रचलन या फिर प्रचलन कराने का जो श्रेय दिया जाता है वो अशोक को ही दिया जाता है। और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य की मौर्य वंश की स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो चाणक्य थे। चाणक्य बिंदुसार के समय में भी थे, लेकिन बिंदुसार ने चाणक्य को हटाया और एक नया मंत्री चुना, उसका नाम था राधागुप्त। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि चाणक्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था राधागुप्त। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप थोड़ा प्राचीन इतिहास अच्छे से तैयार रखिएगा। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।